नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और खास बात के आज इस कार्यक्रम में आज एक शख्सियत से हम आपको रूबरू कराएंगे और वो शख्सियत बिल्कुल एक अलग जिनका काम है और जिम्मेदारी है हिंदुस्तान के कई राज्यों के उन लोगों की जहां पर कई बार कुछ उनको लेकर अलग अलग तस्वीरें नजर आती हैं। आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं इस खास कार्यक्रम में, उनका नाम है अंजना पंवार। आप राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की सदस्य हैं। हिंदुस्तान के आधा दर्जन से ज़्यादा राज्यों की जिम्मेदारी इन्हीं के पास है और ख़ास तौर पर इनका जो वर्किंग जो रहता है या जिनका जो मुख्य उद्देश्य है, इन राज्यों के सफाई कर्मचारियों की हालात क्या हैं, उनकी परेशानियां क्या हैं और किस तरह से उनकी समस्याओं से उन्हें निजात दिलाया जा सकती है। अधिकारियों के साथ चर्चाएं होती हैं, सरकार के नुमाइंदों के साथ चर्चाएं होती हैं, लगातार बैठकें भी होती हैं, लेकिन हालात क्या हैं आज देश के उन राज्यों के, वहाँ के सफाई कर्मचारियों के हालात किस तरह से हैं, किस परिस्थितियों में उन्हें अपना काम करना पड़ता है और क्या माहौल है, क्या सोच है। तमाम विषयों पर चर्चा होगी, तमाम सवाल होंगे और जवाब देने के लिए मेरे साथ निर्मल अंजना पंवार जी मौजूद। सबसे पहले अंजना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और सबसे पहला सवाल कि देश के राजस्थान की बात की जाए, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, तेलंगाना, गुजरात, तमाम कई राज्य ऐसे हैं जो आपके पास हैं और यहाँ के सफाई कर्मचारियों के हालातों पर आपको निगरानी रखनी होती है। कई राज्यों की आपने मॉनिटरिंग भी की है, कई राज्यों का आपने दौरा भी किया है, क्या देखा है, सबसे पहले ये बताइए। सबसे पहले नमस्कार, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आज यहाँ सफाई कर्मचारियों और उनकी समस्याओं के बारे में बोलने का मौका मिला है। आपने जो सवाल किया है वो बहुत ही अच्छा है कि आज जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सफाई कर्मचारी जिनका आप देखिए, हम लोग जब कोरोना काल, एक ऐसी विपरीत परिस्थिति थी देश में जी, जहाँ हम और आप सब लोग घरों में सेफ बैठे थे, उस वक्त ये कर्मचारी अपनी जान को हथेली में लेके और बिल्कुल बाहर सड़कों पर सफाई का काम कर रहे थे जी। तो ये जो समाज है, ये जो कर्मचारी वर्ग है, ये एक ऐसा वर्ग है जिनकी बहुत मामूली छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन वो कई सालों से उन पर कोई गौर नहीं किया जाता है, उनका कोई निस्तारण शीघ्र नहीं किया जाता है। जैसे कि आप बात करें, कर्मचारी बहुत सालों विभाग में नौकरी करता है, अपनी सेवाएं देता है और जब वो रिटायर्ड होता है तो अपने खुद के ही पैसे, अपनी ग्रेजुएटी, अपने पेंशन के लिए वो दफ्तर के चक्कर लगा के इतना परेशान हो जाता है। इसके अलावा कोई कर्मचारी जिसकी डेथ हो जाती है, मतलब जैसे कि मृतक आश्रित अनुकंपा नियुक्तियां होती है, वो भी हर जगह ये मामला है जो काफ़ी सालों से पेंडिंग हो जाता है। कई जगह बहुत जल्दी इसका प्रॉब्लम्स का हल हो जाता है, कई जगह टाइम से पैसे मिल जाते हैं, लेकिन अधिकतर ये होता है कि उनको भी टाइम से पैसे आश्रित को नौकरी भी नहीं मिलती है। यहाँ पर अभी चूँकि इस राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का जो गठन हुआ है, जो शुरुआत हुई है 22 फरवरी को इसी साल हुई है और जाहिर सी बात है कि 1-2 महीने कोरोना काल के भी गुजरे हैं। लगभग आपकी वर्किंग को मेरे ख्याल से 2-2.5 महीने का वक्त गुजरा है और 2-2.5 महीने में आपने कुछ राज्यों की बैठकें भी ली है, वहाँ के अधिकारियों से मुलाकात भी की है, मीटिंग्स भी ली हैं। तो अगर हम देखा जाए, अगर बात हम राजस्थान की करें तो चूँकि राजस्थान को आप पहले से भी जानते हैं, तो राजस्थान के परिदृश्य की अगर बात करें तो यहाँ के जो सफाई कर्मी या उनके परिजन या इस चीज़ में जो काम में जो लगे हुए हैं, उनकी हालात कैसे हैं? देखिए, हालात सब जगह के सेम हैं, हर जगह ये जो मैंने बताई है वो परेशानियां सबसे बड़ी है। इसके अलावा आप देखिए, उनको स्थायीकरण का, और ये भी बहुत एक मुद्दा है, वो मेजर प्रॉब्लम होता है, स्थायी नहीं किया जाता है।
सालों सालों नौकरी वो ठेके में करते हैं, तब भी उनको नहीं वो किया जाता है स्थायी। उसके अलावा यूनिफॉर्म कभी ठीक से नहीं होती है। बारिश में अगर काम कर रहे हैं तो रेनकोट वगैरह की सुविधाएं होनी चाहिए, लेकिन वो सब चीज़ें भी नहीं होती हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें तो सरकार के दायरे में आती है, सरकार उन्हें प्रोवाइड कराती है। अब चूँकि आपका राष्ट्रीय आयोग है और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आपका सोशल जस्टिस में आपका ये आयोग आता है, तो क्या आयोग की जिम्मेदारी भी यहाँ पर बनती है, उनकी ओर से स्टेट्स को कोई डायरेक्शन दिए जाते हैं? हाँ, वो उस चीज़ के लिए बिल्कुल डायरेक्शन दिए जाते हैं। उनके आयोग इसीलिए बनता है कि आप कर्मचारियों की क्या समस्याएं हैं उसको सुनने के लिए बैठक होती है, और बैठक होती है अधिकारी और कर्मचारी आमने सामने होनी चाहिए मेरा जहाँ तक, और मैं उसी तरह से बैठक लेती हूँ ताकि जो कर्मचारियों की समस्याएं हैं वो सामने अधिकारियों के सामने ही आए और वही उनका सॉल्यूशन बताएं, और कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं और क्यों नहीं हो रही है वो सारी चीज़ें वो खुद बताएंगे। तो किस तरीके से इस आयोग की और आप लोगों की वर्किंग स्टाइल क्या होती है और किस तरह से रिपोर्टिंग होती है, क्या प्रोसीजर क्या रहता है? देखिए, जब मीटिंग होती है तो अधिकारियों को इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि अगर ये नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, आप इन्हें इस समस्या का हल करके तुरंत आयोग को रिपोर्ट करें। मीटिंग मिनट्स जो होते हैं वो हम वहाँ मंगवाते हैं और किस चीज़ का समाधान हुआ है वो भी सारी डिटेल हम मंगाते हैं। अगर पॉसिबल हुआ है कि उसी टाइम होना है तो वो उसी टाइम करते हैं। अच्छा, हिंदुस्तान में लंबे समय से स्वच्छ भारत अभियान एक मिशन चल रहा है और एक जाहिर सी बात है काफ़ी अच्छी तस्वीरें भी उसकी नज़र आई हैं, लेकिन राजस्थान के हालात की बात करें या कुछ राज्य और भी हैं जहाँ पर वाकई जिस ढंग से वर्किंग होनी चाहिए इस मिशन को लेकर वो नहीं हो पा रही है, तो कहाँ क्या कमी मानते हैं या कहीं लैकुना है इसमें, क्या चीज़? नहीं, देखिए, स्वच्छ भारत मिशन तो बहुत ही सुंदर सपना है हमारे प्रधानमंत्री जी का, और मैं धन्यवाद देती हूँ प्रधानमंत्री जी को जिन्होंने इस सोच को लेकर अपनी पारी की शुरुआत करी है, और मैं आभार व्यक्त भी करती हूँ कि उन्होंने इस मिशन का एक छोटा सा हिस्सा मुझे भी बनने का मौका दिया, सफाई कर्मचारी आयोग में सदस्य मनोनीत करके। तो मैं धन्यवाद देती हूँ प्रधानमंत्री जी का, और सभी लोग इस चीज़ को धन्यवाद देंगे हमारे लोग, क्योंकि उनकी जो सोच है कि जो ये अंतिम पंक्ति में जो समाज बैठा है, इस समाज को हम स्वच्छ भारत अभियान के तहत उनकी वैल्यू समझें कि स्वच्छ भारत अभियान लेकिन संभव तभी होगा जब इन कर्मचारियों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको ध्यान में रखा जाए, उनको पूरा किया जाए। लेकिन पूरा करने की जो बारी आती है वो गवर्नमेंट के पास ही आती है। गवर्नमेंट के पास ही। तो जाहिर सी बात है, आप लोग अपना काम करते हैं, आप लोग अपनी रिपोर्टिंग उन्हें आगे गवर्नमेंट को देते हैं, तो लेकिन उसको अमली जामा कैसे पहनाया जाए, उनकी पूर्ति कैसे की जाए, ये गवर्नमेंट के पास ही होता है। क्योंकि आज भी हालात यूँ हैं कि यूँ तो इलीगल है कि किसी भी सफाई कर्मचारी को आप सफाई के लिए किसी मैन होल में नहीं उतार नहीं, बिल्कुल नहीं होता। लेकिन आज भी देश में गाये बगाए कई बार इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं और वहाँ पर कई बार वहाँ सफाई के दौरान उनकी जान तक चली जाती है। ये चीज़ें भी आप लोगों के सामने आई होंगी? आती हैं, बहुत कम है लेकिन आती हैं। वो इसलिए होता है कि जैसे कोई बिना इक्विपमेंट जो उनको उपकरण देने चाहिए वो उपकरण भी नहीं मिलते हैं और ऐसे कोई उतारते हैं उसमें, तो इसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट का भी एक आदेश है कि उनको तुरंत एफआईआर करके सज़ा का प्रावधान होता है। तो ये चीज़ वैसे करनी नहीं चाहिए, गैर कानूनी होती है। इसमें बिल्कुल जैसे हैरेसमेंट का केस उसमें होना है और ये करवाना भी नहीं चाहिए। लेकिन सही मायने में जो चीज़ आप बात कर रहे हैं कि संसाधन, बिना संसाधन, लेकिन हालात वाकई ऐसे हैं आज भी कि कई जगह जो संसाधन जरूरी उन लोगों के पास होनी चाहिए वो मौजूद भी नहीं होते हैं। उसके लिए जो जिम्मेदार हैं वो सज़ा के हकदार हैं। लेकिन अभी तक ऐसे कितने लोगों को सज़ा मिली? सवाल तो ये है, ये जो चीज़ आप कह रहे हैं कि सज़ा मिलनी चाहिए लेकिन शायद एक्शन बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता। बात करें अगर महिला सफाई कर्मचारियों की,
उनसे भी आपने काफ़ी मुलाकातें की होंगी, बातचीत की होंगी, कोई ऐसा आपको कोई चीज़, कोई ख़ास बात, कोई ख़ास परेशानी नज़र आई? देखिए, महिला सफाई कर्मचारियों की सबसे बड़ी परेशानी होती है कि वो बातचीत नहीं, उसके मेरी खुद की सोच भी एक है कि मैं जहाँ मीटिंग में जाती हूँ मैं वही एक ही चीज़ ये सब बोलती हूँ कि इन कर्मचारियों के लिए एक जोन वाइज रोल कॉल सेंटर जैसे ऐसा कोई वो बने, चेंजिंग रूम हो जहाँ, और अगर महिला सफाई कर्मचारी के छोटा बच्चा है तो वो उससे थोड़ी देर वहाँ लेके बैठ सके जी। तो ये चीज़ अगर सभी जगह फॉलो हो जाए तो ये एक कर्मचारी के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ होगी। वो वहाँ उनकी वहाँ जो अटेंडेंस होती है, उपस्थिति, वो भी वहाँ कर सकते हैं। उसके बाद में आप देखिए कि वो बारिश हो जाए या कुछ हो जाए तो उनको तो कहीं खड़े रहने की भी जगह नहीं मिलती है, तो वो एक ऐसी जगह हो जहाँ वो आके अपना रुक सकें, खाना अगर लाए हैं साथ में तो खाना खा सकें। तो इन समस्याओं के यूनिफॉर्म के लिए चेंज, कुछ उम्मीद की जाए कि अब आप लोग आने देखिए वाले मेरी टाइम में- तरफ से पूरी कोशिश रहती है कि ये जो कुछ अच्छा है वो हो। जी। देखिए उसमें जो है वो आप जैसा बोल रहे हैं कि सरकार का भी वो होता है, क्योंकि निगम और परिषद, नगर पालिकाएँ, यही लोग उस चीज़ को करते हैं। तो मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहती है कि मैं उसको हाँ करवा के यानी आप ये कह रहे हैं कि आयोग कंप्लीट तैयार है, लेकिन काफ़ी कुछ स्टेट गवर्नमेंट और उनके अधिकारियों पॉलिसी पर मैटर भी पॉलिसी पे होते हैं, तो डिपेंड वो करता है। उसके लिए हम भी प्रयास करते हैं। दिल्ली में एक बच्ची के साथ अभी घटना हुई थी, वहाँ शायद आप बिल्कुल, मैं आपने गई थी, देखा था। मैं गई थी वहाँ पर। क्या वहाँ था और क्या कुछ उनको हेल्प मिली या क्या? देखिए बहुत गरीब वाल्मीकि समाज की बच्ची थी वो, और पानी लेने मतलब वो गई थी वहाँ पर, तो पानी लेने गई और छोटी बच्ची थी 9 साल की, 8-9 साल की करीब। तो वहाँ उसके साथ जो इस तरह की एक दुर्घटना हुई है, ये एक मतलब ऐसा दरिंदगी, मतलब हम नाम लेने में भी जिससे हमारा रूह कांपती है, ऐसा उस घटना को वहाँ अंजाम दिया गया। और उनका वो दरिंदगी वहाँ भी समाप्त नहीं हुई है। आप देखिए उसको जिंदा जला दिया और सिर्फ इतने उसके थोड़े थोड़े पाँव सिर्फ बाकी रहे। और वो मतलब ये ऐसी घटना बहुत हमारे लिए, देश के लिए, सबके लिए बहुत। आपने अभी 2-3 दिन पहले राजस्थान पुलिस के अधिकारियों से, डीजीपी वगैरह से, बाकी के अधिकारियों से भी मीटिंग ली है, बातचीत की है, तो अक्सर जो इस तबके के साथ में जो घटनाएं इस तरह की होती हैं, उन लोगों को लेकर क्या कोई भरोसा दिलाया गया, कोई आश्वासन दिलाया गया? हाँ, देखिए वहाँ से मुझे आश्वासन तो मिला है। वैसे हमारे यहाँ ऐसी घटनाएं कम हो रही हैं, मतलब सफाई कर्मचारियों के उसमें कि, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिलाया कि जो भी ऐसी कोई घटना होती है तो हम तुरंत उस पर एक्शन लें। लेकिन जाहिर सी बात है कि ठीक है, सफाई कर्मचारियों की जिम्मेदारी आप लोगों पर है, लेकिन अगर सामाजिक तौर पर देखा जाए तो महिला बच्चियों के साथ जो इस तरह की घटनाएं हैं वो भी सवाल तो खड़े करती हैं। हाँ, बिल्कुल है। हमारी सबकी एक ये मोरल ड्यूटी बनती है उस चीज़ के लिए कि हम हर तरह के लोगों के लिए, सबके लिए आवाज़ उठाएं, उसके लिए तो हम करते हैं। तो अभी चूँकि ज़्यादा वक्त आपके कार्यकाल को नहीं हुआ है, लेकिन आने वाला वक्त अभी काफ़ी बाकी है, तो आपकी कोई खास प्लानिंग कि जो स्टेट्स आपके पास हैं वहाँ आप जाकर और वहाँ की कुछ तस्वीरों को बदलेंगे, या कुछ वहाँ जो सफाई कर्मी हैं उन लोगों को राहत मिले, ऐसा कोई उद्देश्य? देखिए एक तो मैंने बताया ही था कि रोल कॉल सेंटर जहाँ सब जगह हो, तो इनको महिला कर्मचारियों को तो बहुत ही ज़्यादा उसमें राहत मिलेगी। इसके अलावा एक और मेरा जो है वो सफाई कर्मचारी आवास योजना। देखिए आप किराए के मकान हैं, हम ठीक है, हम सब लोग अच्छे शहरों में और अच्छे उसमें रहते हैं तो इतना वो नहीं है, लेकिन आज भी कई जगह ऐसी है जहाँ वो जो दंश होता है वो भोगते हैं और उनको नहीं मिलता है, किराए से मकान नहीं मिलता है कुछ, और हालात ऐसी स्थिति में वो लोग रहते हैं। तो क्यों ना उनके लिए एक ऐसा प्लानिंग की जाए जो सिर्फ इन्हीं के उससे हो, सफाई कर्मचारी आवास योजना। अंजना जी, यहाँ पर एक सवाल ये कि हाल ही में जोधपुर में एक महिला ने, एक जो सफाई कर्मचारी थी और पूरे देश भर में काफ़ी चर्चाएं भी रही थी कि उन्होंने आरएस क्लियर किया, पूरे देश भर की मीडिया में भी वो छाई रही, हर जगह पर उनकी चर्चाएं रही। कैसा लगा आपको कि एक सफाई कर्मी
महिला ने तमाम मुश्किलों के बाद आरएएस का एग्ज़ाम क्लियर किया और आने वाले टाइम में वो एक आरएएस अधिकारी के रूप में नजर आएंगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं उस महिला को भी बहुत बहुत, जिसका नाम है आशा कंडारा, जोधपुर की हैं, उनको बहुत बहुत मैं इस चैनल के माध्यम से बधाई देना चाहूँगी। और जिस तरह का हौसला उन्होंने दिखाया कि वो सफाई कर्मचारी हैं, सफाई कार्य करते हुए भी जो उनका हौसला था, जो उनकी लगन थी, जो वो बनना चाह रही थी, वो हार्ड वर्क जो है उनका, वो काम करने से बाधित नहीं हुआ। और काम कभी छोटा या बड़ा नहीं होता। मैं भी जिस समाज से हूँ, वाल्मीकि समाज से हूँ, मैं चाहती हूँ कि ऐसी जो हमारी प्रतिभाएं हैं, कई बच्चियाँ और भी हैं, कई महिलाएं हैं ऐसी जो इस तरह से काम करती हैं। तो ये एक हमारे समाज और हमारे एक सफाई कर्मचारी वर्ग के लिए बहुत ही गर्व की बात है और पूरे देश के लिए गर्व की बात है ये। क्यों ना हम इस तरह के जो ये होते हैं उनको हम अप्रिशिएट करें और सरकार भी उन्हें अप्रिशिएट करें, तो उसके लिए आगे और लोगों को थोड़ा यूँ हौसला उनका बढ़ेगा कि हम भी कुछ ऐसा करें। बिल्कुल। अच्छा, आपके इस कार्यकाल के दौरान आपने कई चीज़ें ऐसी देखी हैं, कई लोगों को आपने मदद भी की है, कुछ उसके बारे में जानना चाहेंगे? हाँ, देखिए, अब मदद करके गिनाना तो ठीक नहीं, लेकिन अब आपने पूछा है तो मैं बता देती हूँ कि मैंने अजमेर में दौरा किया था, अपने राजस्थान के अजमेर में। तो वहाँ एक छावनी कैंट है नसीराबाद, वहाँ की एक महिला आई थी जिनके हस्बैंड 2020 कोरोना काल में सफाई कर्मचारी थे वहाँ पर और संविदा पर काम करते थे। उनकी डेथ हो गई। बहुत ही गरीब विधवा महिला अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ आई थी। तो मुझे बड़ा यूँ हुआ, तो मैं उस काम के लिए लिखा मैंने, जो 50 लाख रुपए जो मिलते हैं, तो मैंने उसके लिए किया और वो 50 लाख रुपए सीधे उसके अकाउंट में गए। इसके लिए मैं धन्यवाद भी देती हूँ कि मेरे इस काम को आगे भी सुना। बिल्कुल, सरकार ने भी उस चीज़ को, परिवार को फ़ायदा दिलाने में मेरी भी सहायता करी, उसके लिए थैंक यू। और वो परिवार आज छोटे छोटे बच्चे हैं तो वो उनकी ज़िंदगी संवर जाएगी, अच्छे पढ़ेंगे लिखेंगे, अच्छी शादी जगह उनकी होगी। इसके अलावा आप देखिए, हरियाणा में भी ऐसे मैटर थे कुछ जो काफ़ी सालों से पेंडिंग थे। वहाँ सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही है टाइम से, उनके साथ उनका पेंशन का रुका हुआ मामला होता है। तो वो चीज़ भी मैं वहाँ बैठ के हाथ से अपने चेक दे के आई उन कर्मचारियों को। तो और कुछ नहीं है तो दुआएं मुझे उनकी मिलेगी, जो लंबे वक्त से जो उनकी समस्याएं थी उनसे आपने सामने बैठकर उनको निजात दिलवाई। जी जी, इसी तरह जैसे गुजरात में भी हुआ है। मतलब जहाँ तक मैं ये कोशिश करती हूँ कि मेरे सामने वो चीज़ काम हो। बिल्कुल, हमारी चाहत भी यही है कि आप भी लगातार इस तरह के जो मामले आपके सामने आते रहें, उनका जल्दी से जल्दी अगर निस्तारण होगा तो ठीक है। गवर्नमेंट लेवल की एक अपनी अलग बात है, अलग प्रक्रिया है, कोशिश हम कर सकते हैं, कोशिश है। और जाहिर सी बात है, जब कोशिश करेंगे तो कामयाबी मिलती है और दुआ भी मिलती है, जैसा कि आप कह रहे हैं। यानी कुल मिलाकर जाहिर सी बात है कि उद्देश्य कई हैं, जिम्मेदारियां कई हैं। आयोग की जिम्मेदारियां हैं, अलग अलग स्टेट्स हैं। तो लगातार इस चीज़ में जो उद्देश्य क्लियर है, लेकिन अक्सर जो समस्याएं आती हैं वो या तो सरकार के लेवल पर या अधिकारियों के लेवल पर, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट, अगर तारतम्य नहीं बैठता है तो उसकी परेशानियां भी जाहिर सी बात है नीचे के जो लोग हैं या सफाई कर्मचारी हैं जो समस्याओं से जुड़े हुए हैं, भुगतनी उन्हें ही पड़ती है। बहरहाल अंजना पवार जी का भी 2.5 महीने का कार्यकाल हुआ है, लेकिन आगे उम्मीदें हैं, टारगेट है और कुछ तैयारियां भी हैं कि जितना भी वक्त वो रहें उस वक्त में वो जो बेहतर इस समाज के लिए, समाज के लोगों के लिए जो किया जा सके वो करेंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। और अंजना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।